Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are here to discuss the solution of AITS Major Test Earth held on 5th of April 2025. Let's start our discussion. Now the first question is 136. Match the list 1 with list 2. लिस्ट A और लिस्ट B के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना कि कौन सा होगा. देखिए फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है एक्सेल. फर्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है कि ओमेगा एल ग्रेटर देन है 1 ओमेगा सी. इट मीन्स एक्सेल जो होगा वो ग्रेटर देन हो गया एक्सी से. अगर यहाँ पे एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी हो गया तो ये सर्किट कहलाएगा कैसा, इंडक्टिव सर्किट हो गया, इंडक्टिव. अगर सर्किट यहाँ पे इंडक्टिव हो गया तो देखिए अगर हम लोग फेजर डायग्राम से बात करें तो मान लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट, जिस डायरेक्शन में करंट तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप उसी डायरेक्शन में, लेकिन इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो करंट से लीड करता है 90 डिग्री पे, और वहीं कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो करंट से लैग करता है 90 डिग्री पे. ऐसा हम लोग जानते हैं थ्योरेटिकल पार्ट. जैसे ही एक्सेल एक्सी से बड़ा हो गया इट मीन्स वी एल वी सी से बड़ा हो गया. अगर यहाँ पे वी एल वी सी से बड़ा हो रहा है तो इट मीन्स सर्किट हो गया इंडक्टिव. तब उस केस में बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो करंट से क्या हो जाएगा, लीड करेगा. यानी कि यहाँ पे ए का होना चाहिए. आप देख सकते हैं कि करंट लीड्स द ईएमएफ, तो करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड. क्योंकि करंट यहाँ पे लैग कर रहा है तो करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ, तो यहाँ पे ए का होना चाहिए सेकंड. फर्स्ट यहाँ पे पता चला. लेकिन अगर यहाँ देख रहे हैं कि एक्सेल बराबर एक्सी हो गया तो रेजिडेंस का कंडीशन आ गया, एक्सेल इक्वल टू एक्सी. तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट होगा. तो बी का यहाँ पे इस केस में बोल सकते हैं कि करंट इज इन फेज विद ईएमएफ, बिकॉज अब यहाँ पे एक्सेल बराबर एक्सी हो गया 0. तब यहाँ पे करंट जो होगा वोल्टेज सर्किट में बचेगा सिर्फ रेजिस्टेंस, तो जो हो जाएगा सेम फेज में. तो बी का होना चाहिए आपका फर्स्ट. अगर यहाँ पे सी की बात करें तो अगेन देख रहे हैं कि एक्सी ग्रेटर देन हो गया एक्सेल से, तो इट मीन्स सर्किट बिकम्स कैपेसिटिव. और जैसे ही सर्किट यहाँ पे कैपेसिटिव हुआ तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट होता है वो लीड करता है वोल्टेज से. तो सी का केस अगर बनेगा तो करंट लीड्स द ईएमएफ, तो सी का होना चाहिए फोर्थ. तो सी का हो गया फोर्थ. अब बचा यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो ये वो कंडीशन होता है जहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाता है. यानी कि जब आप बात करते हैं कुछ ऐसा, यानी पावर बिकम्स हाफ, तो ये कहलाता है आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू 1/2 पाई अंडर रूट एलसी होता है. तो यहाँ पे डी के लिए होना चाहिए ऑप्शन आपके पास 3. तो जहाँ पे ऐसा देखने को मिला वो ऑप्शन, तो ऑप्शन बना आपके पास सेकंड. नेक्स्ट question number 137. The figure represents the momentum time curve for a particle moving along an axis under the influence of the force. Identify the regions on the graph where the magnitude of the force is maximum and minimum respectively. तो आपको ये बताना है कि फोर्स कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम होगा. तो ये हम लोग जानते हैं कि सिंस यहाँ पे फोर्स की बात करें तो लिख सकते हैं F विल बी इक्वल टू dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. और अगर यहाँ पे dp/dt की बात करें तो मैग्नीट्यूड की बात किया गया तो F का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ dp/dt. अगर मैग्नीट्यूड ऑफ dp/dt लिखे तो कर्व दे रखा है आपको यहाँ पे मोमेंटम और टाइम का, और यहाँ उससे पहले आप लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी कर्व का स्लोप पता करना. तो स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ विल प्रोवाइड द फोर्स. अब उसी फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखना कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम होगा. तो अगर स्लोप के बारे में देखें तो स्लोप आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा. ये थीटा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहता है. इसके रिस्पेक्ट में चूंकि मैग्नीट्यूड की बात करें इसलिए हम लोग यहाँ पे निगेटिव साइन को नहीं कंसीडर कर रहे हैं. तो चूंकि यहाँ पे अगर स्लोप ज़्यादा तो बोल सकते हैं कि क्या यहाँ पे इसका स्लोप ज़्यादा है तो यहाँ फोर्स मैक्सिमम होगा, यहाँ फोर्स मिनिमम होगा. लेकिन कंडीशन एक और दे रखा है आपको कि T1 लेस देन है T3 माइनस T2. इट मीन्स इसके टाइम इंटरवल के बीच में ये टाइम इंटरवल आपको दिख रहा है T3 माइनस T2, और बिटवीन T1 एंड T2 के बीच में टाइम इंटरवल है आपके पास T2 माइनस T1, और यहाँ 0 से T1 के बीच में एक टाइम इंटरवल आपको मिल रहा है T1. तो आपको इसको भी ध्यान देना है. तो अगर हम लोग यहाँ मोमेंटम की बात करें तो चूंकि स्लोप देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे सेकंड के लिए बात कर लें, फर्स्ट सेकंड ग्राफ के लिए. देखिए सेकंड, एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले को ए बोल देते हैं, सेकंड वाले को बी बोल देते हैं, थर्ड वाले को सी बोल देते हैं. तो यहाँ पे लिखने में आसानी होगा. तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं बी के लिए. बी के लिए अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो वैल्यू होगा ये
एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वैल्यू जो वाई मिलेगा ये वैल्यू आपको बताएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम अबाउट बी के लिए लिख रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है ये लिख रहे हैं हम लोग डेल्टा टी बी, दैट इज विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1। अगर यहाँ पे देखिए फिर कंपेयर करें, सेकंड पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे T3 माइनस T2 के बारे में बात करें तो देखिए अगर T3 माइनस T2 इंटरवल में ये देखिए इस बार आपको अगर स्लोप देखना है तो ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा PC अब ऐसा मिला, और इंटरवल ऑफ इन केस ऑफ C बिकम्स T3 माइनस T2, कुछ ये रिजल्ट आया आपके पास T3 माइनस T2 ऐसा मिला। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे स्मॉलर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के केस में ये स्मॉलर है। तो अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो इन केस ऑफ बी लिख रहे हैं, फोर्स इन केस ऑफ बी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू डेल्टा पी फॉर बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी फॉर बी, लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसा। तो डेल्टा पी बी का देखिए मैग्नीट्यूड कम है, और जबकि यहाँ पे टाइम इंटरवल ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में अगर आप बात करें तो T1 के रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, और साथ साथ में T3 माइनस T2 के रिस्पेक्ट में भी आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका रीजन ज़्यादा है। टाइम अगर यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कम, चूंकि यहाँ पे बेस ज़्यादा तो ये कम हो गया तो फोर्स मिनिमम होगा। तो यानी कि फोर्स मिनिमम आपको दिखेगा कहाँ पे, सेकेंड के लिए, फोर्स मिनिमम फॉर सेकेंड। तो पूछा गया मैक्सिमम मिनिमम, तो जहाँ पे फर्स्ट है मैक्सिमम, सेकंड है मिनिमम, तो मिनिमम या तो ऑप्शन ये बनेगा फर्स्ट या तो ऑप्शन बनेगा फोर्थ, क्योंकि मिनिमम जो रिप्रेजेंट करेगा वो सेकंड को, तो सेकंड एंड थर्ड तो गलत हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड के लिए, जिसको हम लोग नाम दिए ए और बी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फॉर ए के लिए तो फोर्स फॉर ए विल बी इक्वल टू डेल्टा पी फॉर ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी फॉर ए। सिमिलरली यही चीज लिख सकते हैं हम लोग सी के लिए भी। तो एफ यानी फोर्स फॉर सी के लिए जो पॉइंट जिसको हम लोग थर्ड बोल रहे थे अभी, इसको भी आप लिख सकते हैं डेल्टा पी सी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी सी का मैग्नीट्यूड। इसके लिए भी डेल्टा पी सी ज्यादा, इसके लिए भी डेल्टा पी ए ज्यादा विद रिस्पेक्ट टू पी बी, यानी सेकंड ग्राफ के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग चेंज इन लीनियर मोमेंटम की बात करें तो वो ज्यादा होगा इन केस ऑफ ए, इन केस ऑफ सी के लिए, जिसको हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड भी बोल रहे हैं। तो अगर देखिए ये मैग्नीट्यूड ज्यादा, अब यहाँ पे ये कंडीशन को भी देखना, T3 माइनस T2 का जो टाइम इंटरवल है वो T1 से ज्यादा, तो यानी ये भी क्या हो गया ज्यादा। बेस अगर ज्यादा हुआ तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ मिनिमम होगा, लेकिन वहीं पे अगर बात करें हम लोग टाइम इंटरवल ये डेल्टा टी ए जिसको T1 बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, डेल्टा टी ए तो मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्मॉलर है। अगर ये मिनिमम लेकिन ये कैसा है, कुछ मैक्सिमम है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा अब मैक्सिमम, यानी फोर्स मैक्सिमम होगा एफ इज मैक्स फॉर फर्स्ट के लिए, मिन फॉर सेकंड के लिए, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट Question number 138. Magnetic field in the plane electromagnetic wave is given by B is equal to B naught sin k x plus omega t j cap। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है B is equal to B naught sin of k x plus of omega t j cap टेस्ला, ऐसा दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो एक क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक यहाँ पे ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन डिफाइन करते हैं हम लोग इसकी हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए साइन कैसा दिख रहा है आपको, पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव तो जस्ट उसके अपोजिट यानी कि हम लोग नेगेटिव यहाँ पे लेते हैं, उस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। और डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स, तो इट मीन्स प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है, प्रोपगेशन ऑफ वेव इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट इज माइनस आई कैप के लॉन्ग इसका प्रोपगेशन है। अगर प्रोपगेशन माइनस के लॉन्ग है तो फ्रॉम द पॉइंटिंग वेक्टर डायरेक्शन पता करने के लिए ई एम डब्ल्यू का, तो एस विल बी इक्वल टू लिखते हैं हम लोग ई क्रॉस बी, रिमेंबर क्रॉस लिखते हैं यानी वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो एस हम लोग को मिल गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जो कि है क्या माइनस आई कैप। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले माइनस आई कैप विल बी इक्वल टू, ई के बारे में पता नहीं अभी, लेकिन बी को यहाँ क्रॉस लिखे, बी दे रखा है आपको जे कैप के लॉन्ग, तो जे कैप के लॉन्ग। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे पता करें कि हम लोगों को ये मिल जाए माइनस का आई कैप। ये देखिए ऐसा क्या ले लिया इसको हम लोग, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पता करना है। यहाँ पे अगर के क्रॉस जे लिखें, के क्रॉस जे लिखें तो माइनस आई मिलेगा, चूंकि हम लोग जा रहे हैं ऐसे, अभी रिवर्स लिख रहे हैं
ऐसा जाने पे मिला हम लोग को माइनस आई कैप। इट मीन्स अगर ई का वैल्यू यानी ई का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर के कैप के अलोंग लिया जाए तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में लेने पे जो कि जे के अलोंग है ये प्रोवाइड करा देगा आपको प्रोपगेशन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होना चाहिए के अलोंग। यानी यहाँ देखिए हर एक ऑप्शन में यहाँ के दे रखा है, तो वो तो हम लोग जान गए यहाँ पे कि के अलोंग है, लेकिन कैसा के पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग पॉजिटिव की बात करें तो देखते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो ये तो रॉन्ग हो गया, एक आपको पास रॉन्ग हो गया। दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिंस सी इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट होता है, यहाँ पे सी स्पीड ऑफ लाइट है तो ई नॉट को यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं हम लोग सी इंटू बी नॉट के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो ई इक्वल टू ई नॉट का वैल्यू सी इंटू बी नॉट इंटू साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। डायरेक्शन तो रिमेन सेम होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और यहाँ पे प्रोपगेशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है इन केस ऑफ ईएमडब्ल्यू। तो ये रिमेन सेम, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपका के कैप वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट। तो कहाँ पे देखने को मिला ऐसा क्वेश्चन हम लोग को, फर्स्ट में, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट 139 क्वेश्चन नंबर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रोटेटिंग विद द सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट ड्यू टू। देखिए एंगुलर मोमेंटम की बात किया तो इसमें रोटेटिंग की बात हुई है, और दूसरी बात आया सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स ऐसा फोर्स जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है जो अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो इसमें सेंट्रल फोर्स यानी इसके सेंटर के अलोंग पास होने वाला जो फोर्स होगा तो उसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, ये अगर फोर्स है मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, तो यहीं से इसका पोजीशन वेक्टर होगा ये आर। तो टॉर्क लिखें ड्यू टू दिस फोर्स, क्योंकि फोर्स मिल गया आपको, टॉर्क आप लिखने चल रहे हैं तो टॉर्क होता क्या ऑलवेज आर क्रॉस एफ के बराबर, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो लिखेंगे हम लोग को आर एफ इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स। और अगर हम लोग देखो यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर फोर्स की बात करें तो इसके अलोंग होगा या तो इसकी तरफ होगा, दो ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो कितना दिखा, जीरो। तो थीटा का वैल्यू हो गया 0 डिग्री। जैसे थीटा 0 हुआ तो साइन 0 क्या होता है, 0, यानी कि टॉर्क ड्यू टू सेंट्रल फोर्स आ गया 0। जैसे ही टॉर्क सेंट्रल फोर्स के द्वारा 0 आ गया तो जानते हैं कि टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम dl/dt, जो कि क्या है 0। ये तभी पॉसिबल होगा जब L कैसा हो, यहाँ पे पास कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि बोला गया है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, ये तभी पॉसिबल होगा जब टॉर्क सिस्टम पे क्या हो 0। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट 140 क्वेश्चन नंबर। From the photoelectric effect experiment, following observation are made. Identify which of these are correct. पहला, the stopping potential depends only on the work function of the metal. ये तो wrong हो रहा है क्योंकि stopping potential ये measure करता है K max यानी maximum kinetic energy को, that is होता है ये EV0, जो कि depend करता है frequency of radiation के ऊपर, depends on frequency of incident radiation, frequency of इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड देख रहे हैं, द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। देखो यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करें, अगर इंटेंसिटी को आप इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी, तो इट मीन्स होता क्या है कि रेडिएशन के पास अब मैक्सिमम फोटोन होंगे, यानी कि मैक्सिमम फोटोन वाया रेडिएशन, जो रेडिएशन के पास होगा वो आके इंसिडेंट होगा किसी मेटेलिक सरफेस पे, जिसकी वजह से अब फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा PEC के फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन कैसा, सैचुरेशन करंट। जैसे से इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करता जाएगा। तो ये यहाँ पे करंट दिख रहा, तो बी हो गया करेक्ट। आगे चले, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, ये हम लोग भी डिस्कस किए, तो ये सी भी हो गया यहाँ पे। अगर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये रॉन्ग है क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर ना बता के पार्टिकल नेचर बताता है। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं पार्टिकल थ्योरी से या फिर यहाँ पे क्वांटम थ्योरी की हेल्प से। तो ये हो गया रॉन्ग। तो बी और सी जहाँ पे करेक्ट हो, जहाँ पे होगा वही ऑप्शन कहलाएगा। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141,
assertion reason based, तो assertion ने रखा an electric fan continues to rotate for some time after the current is switched off। देखिए जैसे यहाँ पे करंट को अप्लाई करते हैं, स्विच यानी फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो मोशन में आ गए, यही फैन के ब्लेड्स अब मोशन में बने रहना चाहते हैं स्टिल जब आप यहाँ पे स्विच ऑफ कर दे करंट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोशन को, यहाँ पे ये मोशन आपने प्रोवाइड करा दिया स्विच ऑन करने के बाद जब उससे करंट फ्लो किया। अब जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए तब तक फैन के ब्लेड्स स्टॉप नहीं होंगे, लेकिन कुछ समय बाद जब ये स्टॉप होते तो ये इसका मतलब तभी पॉसिबल होगा जब उसके पास एक ऐसा प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जो उसके मोशन का अपोज करे, और उसी प्रॉपर्टी का नाम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे जो रीजन बोला गया है फैन कंटिन्यूज टू रोटेट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ये करेक्ट है। यहाँ पे असर्शन भी यहाँ पे करेक्ट है, तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन विल बी 4। Next. (142) Three charges Q plus 2Q plus 2Q are placed at the vertices of an right angle isosceles triangle। राइट एंगल बोला गया तो मान लेते हैं इसका यहाँ पे साइज, ये साइड है A और A, चूंकि आइसोसेलेस है तो ये इसका साइड हो जाएगा √2a के बराबर, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल था। As shown in the figure, the net electrostatic energy of the configuration is 0 if the value of Q is। अगर हम लोग यहाँ पे नेट पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे U इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। देखिए एक तो कॉम्बिनेशन ये बनेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन ये बनेगा, तीसरा कॉम्बिनेशन ये बनेगा, तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मिलेगा U ड्यू टू 1 2 ड्यू टू 2 3 प्लस ड्यू टू 3 1, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ड्यू टू 1 2, अगर इन दोनों को 1 2 कंसीडर करें तो लिख सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई A के बराबर, प्लस दूसरा लिखे यहाँ पे K इंटू 2Q का स्क्वायर, इन दोनों को 2 3 बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाई A, प्लस अब इसकी बात करें तो लिख रहे हैं K इंटू Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई √2A इज इक्वल टू 0, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में 0। तो देखिए यहाँ से K Q स्मॉल, ये K स्मॉल Q 2Q बाई A कट हो गया, 2Q बाई A कट हो गया, 2Q बाई A कट हो गया, कट होकर यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे रेस्ट आपके पास बचा क्या, कैपिटल Q, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पे 2Q, क्योंकि यहाँ पे एक 2Q कट हुआ तो एक 2Q बच गया, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या बचा, Q बाई √2 इक्वल टू 0। यहाँ से Q कॉमन ले लेते हैं, जैसे Q कॉमन लिए तो मिला आपको 1 प्लस 1 बाई √2 विल बी इक्वल टू माइनस का 2Q, यहाँ पे एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो मिला आपको -2 √2Q, ये मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो √2 प्लस 1, तो Q का वैल्यू आ गया, जहाँ पे ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कहलाएगा आपका। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकेंड, तो विल बी सेकेंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। अगर हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो इसका यूनिट जानते हैं हम लोग, ये होता है हेनरी, लेकिन उससे पहले जरा देखें यहाँ पे EL यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द इंडक्टर लिख सकते हैं LdI/dt, ऐसा हम लोग जानते हैं। यानी L की बात करें तो ये होता है, अच्छा वोल्ट में, ये है हेनरी, इसका यूनिट हम लोग लिखने चल रहे हैं, लेकिन ये क्या लिखा आपके पास, एम्पियर डिवाइडेड बाय सेकंड, करंट है ये, तो यहाँ से L बराबर दिखा आपको वोल्ट इनटू सेकंड डिवाइडेड बाय एम्पियर। देखिए यहाँ पे वोल्ट जान रहे हैं हम लोग, अगर यहाँ पे किसी तरह से मल्टीप्लाई कर लें वोल्ट इनटू एम्पियर, एक साथ लिख ले रहे हैं, इनटू सेकंड डिवाइडेड बाई एम्पियर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जानते हैं एम्पियर इंटू सेकंड बन जाता है चार्ज, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये वोल्ट, तो Q इंटू वी कूलाम वोल्ट बन जाएगा आपके पास क्या, वर्क डन, यानी कि L विल बी इक्वल टू, ये आपको मिल गया वर्क डन, क्योंकि W बराबर Q इंटू वी होता है और एम्पियर इंटू सेकंड बनेगा चार्ज, यानी Q डिवाइडेड बाई एम्पियर का स्क्वायर। अब आप जानते हैं इसका डायमेंशन लिखना, ये सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L विल बी वर्क डन का जानते हैं हम लोग, ML स्क्वायर T-2 डिवाइडेड बाई एम्पियर फंडामेंटल यूनिट है, तो A का स्क्वायर यहाँ पे ऐसा लिखे, ऊपर लेकर आ गए तो ये मिला आपको ML स्क्वायर T-2 A-2 सिंपली, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, (144) क्वेश्चन नंबर,
The ratio of the equivalent resistance of the network shown in figure between the points A and B when switched is open and switch is closed is x square by 24, then the value of x is। तो पहले हम लोग यहाँ फर्स्ट केस में बात करें, स्विच इज ओपन, जैसे ही फर्स्ट केस में ले रहे हैं when switch is open, when switch is open, तब उस केस में A और B को देखो रीड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों आ गए सीरीज में, ये भी दोनों आ जाएगा सीरीज में, चूंकि स्विच है आपके पास ओपन, तो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। सीरीज में आने पे दोनों हो गया यहाँ पे 5R, नीचे भी दोनों मिलेगा 5R, तो दोनों पैरेलल में आ गए। फर्स्ट केस में इसका इक्विवेलेंट पैरेलल में आ गए, सेम है तो 5R/2 मिल गया। नाउ स्विच इज क्लोज। सेकेंड केस में अब लिखने चल रहे हैं नाउ स्विच इज क्लोज्ड। जैसे ही क्लोज करें तो अब ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। देखो इसको एक बार फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं, ए, ये देखिए ऐसा, क्योंकि जैसे आप इसको क्लोज करेंगे तो ये पॉइंट तो कॉमन हो जाएगा, तो ये दोनों पॉइंट कॉमन होने की वजह से इसको रीड्रॉ किए। देखिए ये दोनों कॉमन पॉइंट हो गया, फिर यही कॉमन पॉइंट इन दोनों के लिए भी अप्लाई हो गया, ये देखिए ऐसा। जैसे ही यहाँ पे कॉमन पॉइंट से इसको दोबारा रीड्रॉ कर लिए, ये पॉइंट आपको मिला, ये हो गया ए, वो हो गया बी। तो ये देखिए ये आपको दिखा 2R, ये आपको दिखा 3R, और ये यहाँ पे दे रखा है 3R, और ये यहाँ पे दे रखा आपको 2R। अब देखो ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में होने के बाद फिर दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट फिर से एक बार रीड्रॉ करके लिख लेते हैं जल्दी से। ये ए, ये बी, ये आपके पास आ गया 3R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 3 + 2 यानी कि 5R। अगेन यहाँ पे आपने लिखा 3R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 5R, क्या लिखे R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो ये आपके पास आ गया। अब R2 इसका इक्विवेलेंट लिख ले रहे हैं, ये हो जाएगा आपके पास 6R डिवाइडेड बाई 5 और 6R डिवाइडेड बाई 5, तो 6R डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6R डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया आपके पास 12R डिवाइडेड बाई 5। अब दोनों का रेशियो पूछा है, कब, जब स्विच ओपन है और स्विच क्लोज है, तो जिसको हम लोगों ने R1 R2 माना, तो R1 डिवाइडेड बाई R2, R1 था आपके पास 5 इंटू R/2, और ये आपके पास आया 12 इंटू R डिवाइडेड बाई 5, जो कि हो गया 25 डिवाइडेड बाई 24, जिसको आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 कैप। ये R1 बाई R2 का रेशियो कंपेयर किए, 24 तो नीचे एक्स स्क्वायर लिखा, तो एक्स स्क्वायर जहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या आ गया 5, तो एक्स का वैल्यू आपको मिला 5, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट, (145) क्वेश्चन नंबर, ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर इन विच सिचुएशन ही एक्सपीरियंसेस वेट गेन। देखिए वेट गेन की बात हुआ तो इसका मतलब है कि जब आप लिफ्ट में खड़े हों और लिफ्ट एक्सेलरेट करना शुरू करे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट के सरफेस पे लगने वाला यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, इस पे लगने वाला mg, ऐसे आप लिखते हैं n = mg के बराबर, लेकिन जैसे ही आप इसको एक्सेलरेशन a0 दे देंगे तो यही बदल के हो जाता है g इफेक्टिव, दैट इज m, और g इफेक्टिव इस केस में लिखते हैं g + a0, डाउनवर्ड आता तो g - a0 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि बोला है कि वेट गेन, तो तभी पॉसिबल होगा जब एलिवेटर मूव्स करे अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, (146) क्वेश्चन नंबर 146. The power of a lens equiconvex is 1.6 per meter in a particular medium. Refractive index of the lens is 1.5 and radius of curvature 50 centimeter. The refractive index of surrounding medium. तो अगर हम लोग यहाँ पे लेंस मेकर फार्मूला की बात करें तो लेंस मेकर फार्मूला से लिख सकते हैं पावर विल बी इक्वल टू 1/f विल बी इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 टाइम्स ऑफ 1/r1 - 1/r2। इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है तो R1 यहाँ पे +r के बराबर, तो R2 यहाँ पे -r के बराबर, तो ये वैल्यू मिल जाएगा आपको 2/r। ये वैल्यू आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको 1.6 विल बी इक्वल टू म्यू रिलेटिव, जिसको आप लिखते हैं म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम, म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम -1 इंटू, चूँकि ये इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है तो ये 2/r आ गया। अगेन इसको यहाँ पे पुट के तो 1.6 विल बी इक्वल टू लेंस दे रखा है 3/2 डिवाइडेड बाई म्यू -1
इंटू 2 और r का वैल्यू दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो इसको -2 लिख लिए। ये ऊपर गया तो बन गया यहाँ पे 4। देखिए 50 और ये 100 होगा तो ये हो गया 2 × 2 4, इससे कट हो गया तो 0.4 आ गया। ये इक्वल टू 3/2 म्यू -1, तो इसको इधर ले आया तो 1.4 विल बी इक्वल टू 3/2 म्यू। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो भाई 2 म्यू या 2.8 विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई म्यू, तो म्यू का वैल्यू आ गया 3 डिवाइडेड बाई 2.8, जिसको आप 30 डिवाइडेड बाई 28 या म्यू को 15 डिवाइडेड, सॉरी ये 28 है, इसको फिर से लिख लेते हैं। ये वैल्यू होगा 28 के बराबर। देखिए 30, चूँकि ये पॉइंट ऊपर गया, 30 डिवाइडेड बाई 28, तो ये जगह 15 डिवाइडेड बाई 14, तो म्यू का वैल्यू आ गया 1.07, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट 147 क्वेश्चन नंबर। ए पार्टिकल एक्सिक्यूट SHM represented by displacement function as xt is equal to a sin omega t plus phi if the position and velocity of the particle at t is equal to 0 second are 4 centimeter and 3 omega centimeter per second respectively, then its amplitude is x by 2 centimeter where the value of x is। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो ये x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा विल बी इक्वल टू a ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा लिख लिए। अगर इसी को डिफ्रेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मिलेगा वेलोसिटी, तो डी एक्स बाई डी टी विल बी इक्वल टू ए ओमेगा टाइम्स ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। सारी कंडीशन यहाँ पे पुट करते हैं। बोला टी बराबर 0 पे x की वैल्यू दे रखा है, तो x की वैल्यू एट टी इक्वल टू 0 पे 4 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू a इंटू साइन इंटू ओमेगा इंटू 0 प्लस फाई। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिला आपको a साइन फाई विल बी इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यही वेलोसिटी आपको दे रखा है 3 ओमेगा के बराबर, तो 3 ओमेगा विल बी इक्वल टू a ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा प्लस इंटू 0 प्लस ऑफ फाई। तो यहाँ ओमेगा से ओमेगा कट हो गया, तो 3 विल बी इक्वल टू आ गया आपके पास a इंटू कॉस फाई। अगर यहाँ पे पूछा गया एम्पलीट्यूड, तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग और एडिंग कर दें, तो यहाँ पे देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया a ऑफ कॉस फाई विल बी इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग एंड एडिंग तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर बाहर कॉमन, तो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा 16 प्लस 9 दैट इज 25। तो a का वैल्यू आ गया आपके पास 5, और यही a आपको दे रखा है x बाई 2 के बराबर, तो इसी को लिख लिया हम लोग x बाई 2। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 10, तो ये ऑप्शन दिखा 3। नेक्स्ट Zener breakdown occurs in a PN junction having a P and N both। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे P और N जंक्शन हैवली डोप्ड हो और हैवी नैरो डिप्लीशन लेयर हो बिटवीन देम। अगर यहाँ पे हैवली डोप्ड और नैरो डिप्लीशन लेयर होगा, तो डिप्लीशन लेयर नैरो होने की वजह से यहाँ पे बिटवीन द लेयर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स मैक्सिमम, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड जब हाई हो जाएगा, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को एनेबल यानी कि उसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। और जैसे ही वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, तो करंट जो होगा वो एब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग एब्रप्टली इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड ज़ेनर ब्रेकडाउन। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब P और N जंक्शन बोथ हैवली डोप्ड हो। अगर डोपिंग ज़्यादा होगा तभी डिप्लीशन लेयर यहाँ पे नैरो होगा, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट question number 149। A ball is dropped from a height of 31.25 meter if the coefficient of restitution for the collision between ball and floor is 0.4। after hitting the floor the ball rebounds to a height of, ये बताना है आपको। इन केस अगर हम लोग यहाँ पे रिबाउंड के केस में बात करें, तो हाइट का यहाँ पे जस्ट फार्मूला लिखते हैं कि hn विल बी इक्वल टू e की पावर 2n इंटू h1। यहाँ पे हम लोग जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ कोलिजन और e क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और nth क्या है यहाँ पे nth हाइट के बाद लिख रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए बात करें, तो फॉर फर्स्ट कोलिजन तो h2 विल बी इक्वल टू n की जगह पे 1 हो जाएगा, तो e स्क्वायर इंटू h1। e का वैल्यू आपको दे रखा है 0.4 का स्क्वायर और h1 दे रखा है आपको क्वेश्चन में 31.25। इसको मल्टीप्लाई किए तो 0.16 इंटू
31.25 मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ गया 5 मीटर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट 150 क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द गिवन सर्किट। देखिए अगर यहाँ पे बात करें, फिर अगेन ये नैंड गेट, लेकिन इन दोनों के लिए इनपुट सेम, तो यही इनपुट सेम होने की वजह से नैंड गेट बिहेव करेगा एज ए नॉट गेट, इन्वर्जन गेट। तो इसका यहाँ पे आउटपुट आया ए बार और इसका यहाँ पे आउटपुट आ गया बी बार, और यहाँ पे सी लिखना है और सी एक और गेट से कनेक्टेड, तो सी के लिए लिखेंगे हम लोग ए बार प्लस ऑफ बी बार, जिसको डिमॉर्गन्स थ्योरम से लिख सकते हैं ए बी का होल बार, क्योंकि डिमॉर्गन थ्योरम में जो भी इनपुट है बार डॉट कन्वर्ट होता है प्लस में, और ए बी बार होने की वजह से ये क्या बन गया आपके पास नैंड गेट, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। (151) क्वेश्चन नंबर, the pressure of a gas changes linearly with the volume from A to B as shown in figure if no heat is supplied to or extracted from the gas। it means यहाँ पे बोल दिया गया कि Q जो है हीट का ट्रांसफर वो हो गया 0, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिख सकते हैं डेल्टा U प्लस W के बराबर। तो यहाँ से डेल्टा U जो मिला चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन के। देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस पूछा गया है, और प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है। प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ में वर्क डन पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरिया, और एरिया के यहाँ पे देखने के लिए आपको क्या देखना होगा ट्रेपेजियम, चूंकि यहाँ पे ट्रेपेजियम फॉर्म हो तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये कंप्रेशन है या फिर यहाँ पे एक्सपेंशन है, तो देखो ए से बी की तरफ जा रहे तो कंप्रेशन है, तो वर्क डन यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस लिखे हाफ एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड का सम यहाँ पे देखिए किसके बराबर है, ये 80 और दूसरा यहाँ पे किसके बराबर है 20, लेकिन ये किस में देखा किलो पास्कल में, तो 10 की पावर 3 लिखे इनटू, अब यहाँ पे बेस लिख रहे हैं, बेस यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है आपको 300, चूंकि माइनस साइन पहले लगा लिया यहाँ पे 300 माइनस ऑफ 100, लेकिन ये दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको 10 टू दी पावर -6 लिख सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व किए तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गया माइनस का 10 जूल के बराबर, यहाँ पुट किए तो माइनस ऑफ -10 विल बी इक्वल टू प्लस का 10 जूल, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट 152 क्वेश्चन नंबर, the electric field in an electromagnetic wave is given as E is equal to 30 sin omega t minus x by c j cap Newton per coulomb, where omega and c are angular frequency and velocity of electromagnetic wave respectively. The energy contained in a volume of 4 into 10 to the power minus 4 meter cube will be। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इन केस ऑफ EMW, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी होता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट का स्क्वायर, जिसको लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम V। ऐसा तो एनर्जी क्या हो जाएगा आपके पास, ये पर यूनिट वॉल्यूम है, तो एनर्जी U विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। सारी वैल्यूज यहाँ पे दे रखा है, सारी वैल्यूज के यहाँ पे पुट कर दिए। हाफ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू ई नॉट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो दे रखा है इसका मैक्सिमम वैल्यू, जो कि यहाँ पे कितना है 30, तो इसको लिखे हम लोग 30 का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम आपको दे रखा है 4 इंटू 10 टू दी पावर -4, 4 इंटू 10 टू दी पावर -4। सॉल्व किए तो ये वैल्यू आया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -12 जूल के बराबर, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट 153 क्वेश्चन नंबर, 2 particles of equal mass m move in a circle of radius 2 are under the action of their mutual gravitational attraction। यानी ये तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल सर्कल में तो मूव करे, तो किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का सिचुएशन ऐसा हो दोनों पार्टिकल का कि जो दोनों
डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के अलोंग हो, यानी कि अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसका मास स्मॉल m, इसका मास स्मॉल m, तभी इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो यहाँ पे लिखेंगे। इसका रेडियस आपको दे रखा है 2 इंटू स्मॉल r के बराबर। अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है, तो इट मीन्स यही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है तो ये हो जाएगा Gm1 m2, तो दोनों सेम है, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, सेपरेशन बिटवीन देम जो कि कितना हो जाएगा 4r, चूंकि डायमीटर है तो 4r स्क्वायर के बराबर, और जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, और r क्या दे रखा आपको 2r के बराबर। तो सारी वैल्यूज के यहाँ पे देखिए पुट किए, देखिए r से एक r कट हो गया, ये 16 हुआ तो 8 बचा, m से एक m कट हो गया, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखे तो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट g इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई 8 इंटू r, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट question, question number 154. A soft ferromagnetic material is placed in an external magnetic field. The magnetic domains, देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जो मैग्नेटिक डोमेन्स यानी कि जो स्मॉल रीजन में होते हैं, ये अपने आप को अलाइन करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिसकी वजह से नेट यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। नेट यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होने की वजह से वही मटेरियल अब मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, यानी कि उस केस में जो डोमेन्स होते हैं वो अपने ओरिएंटेशन को या साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं टू अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट, तो ये ऑप्शन बनेगा मे इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज एंड चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट (155) question. Spherical balls of radius r are falling in a viscous fluid of viscosity eta with a velocity v. The retarding viscous force acting on the spherical ball. तो अगर हम लोग यहाँ पे स्टोक्स लॉ से बात करें तो जो रिटार्डिंग फोर्स होता है F विल बी इक्वल टू 6 पाई नीटा आर इंटू वी के बराबर। तो यही रिटार्डिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होगा, एक तो रेडियस के, दूसरा प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे वेलोसिटी के। तो देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ रेडियस एंड इट्स वेलोसिटी, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट 156 क्वेश्चन नंबर। The radius of electron's third stationary orbit in Bohr's atom is capital R. The radius of fifth orbit will be, direct यहाँ पे formula based question, in case of radius, so in case of Bohr's atomic model, radius proportional to n square, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं R1 रेशियो R2 will be equal to N1 रेशियो N2 का होल स्क्वायर, जो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट को बता रहा। फर्स्ट केस में दे रखा है 3, सेकंड केस में दे रखा है 5 का होल स्क्वायर, जो कि हो गया 9 डिवाइडेड बाई 25। R1 दे रखा है आपको R डिवाइडेड बाई R2 विल बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 25, तो R2 विल बी इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 9 इंटू R। तब उस केस में आप लिख सकते हैं 2.78 R के बराबर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट 157 statement based. If three forces F1, F2 and F3 are represented by a three sides of a triangle and F2 plus F3 is equal to minus F1, then these three forces are concurrent forces and satisfy the condition for equilibrium. Statement second दे रखा है triangle made up of the three forces F1, F2, F3 are side taken in the same order satisfy the condition of translatory equilibrium. अगर यहाँ पे थ्री फोर्सेस को ऐसे कंसीडर किया जाए जिसको रेगुलर ऑर्डर मिले और ये किसी ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट करें, तो F1 और दूसरा हो गया यहाँ पे F2, तीसरा रेगुलर ऑर्डर में लेने का मतलब उसी के हेड से स्टार्ट करें जो यहाँ पे सेकंड था, ताकि इसके यहाँ पे टेल्स आके इसको मिला दें, तो ये मिला आपको F3। तो इन केस ऑफ अगर यहाँ पे नेट फोर्स चूंकि रेगुलर ऑर्डर में लिया गया, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 का जो सम होगा वो एक नल वेक्टर के बराबर होगा, चूंकि इसने क्लोज लूप बनाया। तब उसमें आप लिख सकते हैं कि F2 प्लस ऑफ F3 का सम विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F1। तो यानी कि ये कंडीशन बना दिया इक्विलिब्रियम का, चूंकि नेट यहाँ पे फोर्स क्या आ गया यहाँ पे 0। तो स्टेटमेंट बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर 2, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट
158 क्वेश्चन नंबर. An electron is allowed to move with constant velocity along the axis of current carrying straight solenoid. अगर सोलेनॉइड के एक्सिस की बात करें तो मान लेते हैं अगर ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इट्स एक्सिस एग्जिस्ट करता है, जिसका वैल्यू चूँकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी को लिखते हैं हम बी म्यू नॉट एन आई के बराबर. और बोल रहा है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया. इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्सिस, इलेक्ट्रॉन है कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करना शुरू किया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड. तो पूछ रहा है यहाँ पे ऑप्शन. फोर्स की बात करें तो F इक्वल टू जानते हैं हम लोग Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B. गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या इसके मैग्नीट्यूड को आप लिख सकते हैं. F विल बी इक्वल टू Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा, जहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. इसी एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उसी एक्सिस के लॉन्ग ये जा रहा है मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v से. तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया 0, तो फोर्स क्या आ जाएगा 0 बिकॉज थीटा यहाँ पे क्या हो गया 0 डिग्री. जैसे ही फोर्स 0 हुआ तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे 0. एक्सेलरेशन 0 हुआ तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट स्पीड से चलेगा और इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. तो फर्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, के रॉन्ग हो गया. द इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, तो ये करेक्ट है. द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद सेम वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, ये भी करेक्ट है क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होगा. द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड, रॉन्ग हो गया. द इलेक्ट्रॉन विल फॉलो द सर्कुलर पाथ, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके लिए. तो जहाँ पे बी और सी दिखेगा वही ऑप्शन, तो ऑप्शन विल बी सेकंड. नेक्स्ट, $159 क्वेश्चन नंबर. A progressive wave traveling along the positive x direction is represented by y x comma t a sin k x minus omega t plus phi. Its snapshot at t is equal to 0 is given in the figure. For this wave the phase phi is. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो y दे रखा है, तो यहाँ पे इसके अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, चूंकि पार्टिकल की बात करें तो y बताता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मीडियम पार्टिकल, इसलिए इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं x और t में. तो उसी को अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट. अगर ऑफ मीडियम पार्टिकल का y है तो डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू टाइम पार्शियली, चूंकि ये x का भी फंक्शन है, तब उस केस में मिलेगा पार्टिकल वेलोसिटी जिसको हम लोग लिख रहे हैं vp. तो डेल y बाई डेल टी यहाँ से मिलेगा आपको. ये माइनस ओमेगा बाहर हो गया तो माइनस, चूंकि हम लोग टाइम के स्पीड में, तो a ओमेगा इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव लिखे. एट टी इक्वल टू 0 पे, एट टी इक्वल टू 0 पे अगर यहाँ पे x भी 0 ले लें यहाँ पे, तो देखिए पार्टिकल का वेलोसिटी vp विल बी इक्वल टू, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो ये आ गया माइनस का a ओमेगा इंटू बचा आपके पास कॉस फाइव. अगर यहाँ पे कॉस फाइव आ गया. सिमिलरली यहाँ पे पोजीशन को देखें तो y x कामा टी यानी 0 कामा 0 पे भी ये क्या मिलेगा आपको a ऑफ साइन फाइव के बराबर. अगर यहाँ पे x बराबर 0 t बराबर 0 पे ये 0 दिखा आपको यहाँ पे, तो y भी 0 हो गया. तो फाइव का यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, चूंकि स्नैपशॉट में दिख रहा है ये भी 0, तो साइन फाइव का वैल्यू यहाँ पे आ गया 0. तो फाइव का वैल्यू यहाँ पे 2 दिखेगा, तो 0 हो गया तो पाई होगा, तो या तो n पाई का मल्टीपल हो गया तो 2 पाई होगा एंड सो ऑन. तो ऑप्शन यहाँ पे देखना है कि 0 होगा कि पाई होगा या माइनस पाई बाई 2 होगा. उसके लिए हम लोग देखेंगे पार्टिकल का वेलोसिटी किधर है. और अगर हम लोग पार्टिकल के वेलोसिटी की बात करें तो पार्टिकल का वेलोसिटी और y और x के बीच में यहाँ पे ग्राफ दे रखा है. y और x के बीच में ग्राफ देने का मतलब अगर इस ग्राफ को हम लोग स्लोप पता कर ले तो उसकी हेल्प से वेलोसिटी आप पार्टिकल भी पता कर सकते हैं, जिसका रिलेशन क्या होता है vp इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ v या माइनस डेल y बाई डेल x, जहाँ पे डेल y बाई डेल x क्या बताता है, स्लोप ऑफ y x ग्राफ, ऐसा बोल सकते हैं. अगर देखिए यहाँ पे x बराबर 0 पे और t बराबर 0 पे यहाँ बात करें तो उस कंडीशन में आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन है. स्लोप की बात करें तो यहाँ पे स्लोप के लिए आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट आपने देखा, देखो थीटा 90 से बड़ा दिखा. थीटा जैसे ही 90 से बड़ा हो गया तो यहाँ स्लोप क्या है नेगेटिव, यहाँ स्लोप कैसा 0, यहाँ स्लोप कैसा पॉजिटिव. स्लोप निगेटिव तो वीपी यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव.
जैसे ही यहाँ पे वीपी पॉजिटिव आया तो अब आपके पास वीपी का एक्सप्रेशन यहाँ पे इसको लिखना है पॉजिटिव, जबकि ये आ क्या रहा निगेटिव। ये तभी पॉसिबल होगा जब फाई का वैल्यू अगर 0 आप ले रहे हैं, चूंकि आपके पास दो ऑप्शन है, फाई का वैल्यू 0 लेंगे तो कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पे वीपी हो गया निगेटिव, जबकि आना क्या चाहिए पॉजिटिव। लेकिन अगर फाई का वैल्यू यहाँ पे पाई ले लें तो पाई पुट करें तो कॉस पाई हो जाएगा 180, यानी कॉस पाई -1 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो इफ अगर यहाँ पे फाई का वैल्यू पाई हो जाए तो वीपी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तब उस केस में ऑप्शन दिखेगा हम लोगों को 3। नेक्स्ट 160 क्वेश्चन नंबर। A screw gauge gives the following reading where used to measure the diameter of a wire। मेन स्केल रीडिंग दे रखा है 4 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखा है 65 डिवीजन। नेक्स्ट देखिए द गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन ऑन द ऑफ द सर्कुलर स्केल, द डायमीटर ऑफ वायर फ्रॉम द एबव डेटा क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वायर के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये वायर मेंशन है नॉट वाटर। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें सबसे पहले लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच दे रखा आपको 1 mm, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दे रखा 100, तो ये वैल्यू आ गया 0.01 mm के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फार्मूला जानते हैं, डायमीटर की बात करें तो डायमीटर ऑफ वायर विल बी इक्वल टू MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग दे रखा है आपको 4 mm के बराबर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखा है 65, लीस्ट काउंट आपने पता कर लिया 0.1 mm, तो ये आ गया 4.65 ऑफ mm के बराबर। लेकिन ऑप्शन आपको mm नहीं मीटर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं आप 0.65 सेंटीमीटर 0 पॉइंट में, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट 161 क्वेश्चन नंबर। द इंड्यूस्ड EMF कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल बाई, 4 ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। पहले हम लोग इंड्यूस्ड EMF की बात करें तो E इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू माइनस d∅dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और फ्लक्स के लिए बात करें तो माइनस इसको लिख सकते हैं d/dt B इंटू ए इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो अब देखिए यहाँ पे अगर या तो B चेंज हो तो यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF, एरिया चेंज हो तो इंड्यूस्ड EMF, थीटा चेंज हो तो भी इंड्यूस्ड EMF। अगर यहाँ पे बात करें तो चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, यहाँ पे ये करेक्ट दिख रहा तभी यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF है, ये तो करेक्ट हो गया। रोटेटिंग द कॉइल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन, अगर यहाँ पे रोटेट कराएंगे तो यहाँ पे थीटा चेंज होगा, तब उस केस में भी यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF मिलेगा। आते हैं बात हम लोग C और D के पास में। मूविंग द कॉइल विद द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखिए B को तो आपने यूनिफॉर्म बोल दिया और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से आप लेकर जा भी रहे हैं इसको, सेकंड लास्ट केस में भी यूनिफॉर्म से लेकर जा रहे हैं, तो फ्लक्स यहाँ पे चेंज ही नहीं होगा। अगर B यहाँ पे यूनिफॉर्म है, कॉइल का एरिया नहीं बदल रहा, कॉइल का ओरिएंटेशन नहीं चेंज कर रहे हैं आप, और इसको आप चाहे यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड से लेके जाएं या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से लेके जाएं, तब यहाँ पे फ्लक्स इससे चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF नहीं प्रोड्यूस होगा, तो जहाँ पे ऑप्शन A और B होगा वही करेक्ट होगा, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट 162 question number. When a simple pendulum is rotated in a vertical plane with constant angular velocity, centripetal force is, देखिए वर्टिकल प्लेन की बात करें विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि कुछ ऐसा हो गया अगर ये सिंपल पेंडुलम हो और अगर ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट करना शुरू कर दे, ये देखिए कुछ ऐसा तो फॉर्म करेगा एक्चुअल में ये कॉनिकल पेंडुलम साइड टाइप में कुछ ऐसा। अगर ये रोटेट करना शुरू कर दिया किसी कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा से, तो अगर यहाँ पे रोटेट करना शुरू किया तो हम लोग जानते हैं इसका जो टाइम पीरियड होता है वो लिखते हैं हम लोग 2π√L/g, जहाँ पे ये क्या हो जाता है इसके लिए, यहाँ पे लेंथ है ये और ये बना देगा, ये लेंथ L है और ये G। लेकिन यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो थीटा ये तभी पॉसिबल होगा जब थीटा इज स्मॉल, थीटा अगर स्मॉल होगा तभी यहाँ पे ये SHM परफॉर्म करेगा, जो कि हम लोग जानते हैं लेस देन 30 डिग्री के अराउंड होगा तब ऐसा देखने को मिलता है। तो बात हो रही है यहाँ पे कि एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, देखिए अगर ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है
तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग v बाई आर। तो यहाँ पे स्पीड भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट हो गया तो पूछा सेंटीपिटल फोर्स, तो सेंटीपिटल फोर्स तो ऐसा फोर्स जो सेंटर के लॉन्ग एक्ट होता है, सेंटर के लॉन्ग एक्ट होने वाला सेंटीपिटल फोर्स, तो उसको लिखते हैं हम लोग mv स्क्वायर बाई आर। v कांस्टेंट है, अगर v कांस्टेंट है तो वर्टिकल प्लेन में इसको रोटेट करने के लिए विद एंगुलर वेलोसिटी से, तो सेंटीपिटल फोर्स जिसको mr ओमेगा स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, तो ये रिमेन कांस्टेंट इन ऑल द पॉइंट्स, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, (163) क्वेश्चन नंबर, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज Vx इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर वाई वोल्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2,3 मीटर, क्या होगा। देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू EX I कैप बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी प्लस EY J कैप, चूंकि यहाँ पे प्लेन की बात कर रहा है, वेयर EX क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस विल बी इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, और EY क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y। अगर हम लोग यहाँ पे डेल्टा v की बात करें तो माइनस साइन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे ये y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 2 इंटू 2, और x और y का वैल्यू दे रखा है तो ये 4, y दे रखा है आपको यहाँ पे 3, x दे रखा है 2, तो ये आ गया आपके पास 24। सिमिलरली यहाँ पे इसकी बात करें तो माइनस टाइम्स ऑफ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और यहाँ पे ये प्लस 2 और x का वैल्यू दे रखा है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8 के बराबर। तो यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करना था तो पुट कर दिया गया, E विल बी इक्वल टू EX का वैल्यू है 24 I कैप प्लस EY का वैल्यू आया 8 ऑफ J कैप न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, (164) question number, in YDC find the thickness of a glass slab mu is equal to 1.5 which should be placed before the upper slit so that the central maxima now lies at a point where the 7th bright fringe was lying earlier before inserting the slab, wavelength of the light used is 4000 angstrom। तो यहाँ पे सारी वैल्यू क्या होगा ये बताना आपको। देखिए एक्चुअल में अगर वो बात करें यहाँ पे YDAC में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर ये सेपरेशन दे रखा है बिटवीन द स्लिट्स S1 S2 जिसको D बोल रहे हैं यहाँ पे सेपरेशन, और यहाँ पे ये स्क्रीन है, ये इसका सेंटर पॉइंट जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम मान लेते हैं O है, यहाँ पे लाइट आके इंसिडेंट हुआ, इंटरफ्रेंस का फिनोमेना हुआ। तो फर्स्ट केस में ये 7th यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा था, लेकिन अब क्या किए यहाँ पे अपर स्लिट में एक स्लैब इंसर्ट करा दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और जिसका थिकनेस यहाँ पे T है, वही थिकनेस पूछ रहा क्या होगा आपको। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्लैब इंसर्ट कराएंगे तो यही पोर्शन अब शिफ्ट कर जाएगा, अगर अपर स्लिट में तो अपर शिफ्ट करेगा, लोअर में तो लोअर शिफ्ट करेगा यहाँ पे। यानी कि बात ये हो रही जो शिफ्ट होगा फ्रिंज पैटर्न में, तो शिफ्ट विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोजीशन ऑफ 7th मैक्सिमा के बराबर होगा। जहां पे पहले 7th मैक्सिमा बन रहा था पहले, वहीं पे अब शिफ्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। देखो सेंट्रल मैक्सिमा नाउ लाइज एट अ पॉइंट वेयर द 7th ब्राइट फ्रिंज वाज लाइंग अर्लियर। तो शिफ्ट का फार्मूला लिखे तो हम लोग जानते हैं म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी बाई डी विल बी इक्वल टू, इसके लिए जानते हैं एन लैम्डा डी बाई टी, जहाँ पे एन का वैल्यू 7 है इंटू लैम्डा ऑफ डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। तो देखिए यहाँ से रिजल्ट क्या मिला आपको, म्यू माइनस 1 इंटू टी विल बी इक्वल टू 7 ऑफ लैम्डा। म्यू का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है आपको 3/2, चूँकि 1.5 है 3/2 माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा 1/2 इंटू टी विल बी इक्वल टू 7 ऑफ लैम्डा। तो यहाँ से टी का वैल्यू आ गया 14 लैम्डा के बराबर, 14 लिखे और लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है आपको 4000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, तो यह आ गया आपके पास 5.6 माइक्रोमीटर के बराबर, यह आ गया थिकनेस। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, ए एंड बी आर टू बल्ब्स कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे यहाँ पे पैरेलल शब्द आए तो अब आप लिख सकते हैं कि पावर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर हो गया। इफ बी इज ग्लोइंग ब्राइटर, इट मीन्स पावर ऑफ बी जो है, बल्ब बी का पावर बल्ब ए से ज़्यादा हो गया तो इट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ ए ज़्यादा हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ बी से। तो कहाँ पे दिखाई है ऑप्शन? ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट, (166) Two projectiles are projected with the same speed if one is projected at an angle of 45 degree and the other is at 60 degree to the horizontal. The ratio of maximum heights reached is। देखिए हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्टाइल के केस में मैक्सिमम हाइट जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये मैक्सिमम हाइट की बात करें तो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। स्पीड सेम है तो यही एच मैक्स प्रोपोर्शनल हो गया साइन स्क्वायर थीटा के, चूँकि यहाँ पे प्रोजेक्शन एंगल अलग अलग है तो हम लोग h1 बाई h2 की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप साइन ऑफ 45 पहला प्रोजेक्शन एंगल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 60 डिग्री दूसरा प्रोजेक्शन एंगल का होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं 1 बाई √2 डिवाइडेड बाई √3 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 बाई 2, ये हो जाएगा आपके पास 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई ये हो गया 3 बाई 4, तो ये आ गया आपके पास 2 बाई 3, तो रेशियो आ गया 2:3, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, (167) A vessel contains a mixture of 2 mole of oxygen and 1 mole of nitrogen at 327 Kelvin. The ratio of the average rotational kinetic energy per O2 molecule to that per N2 molecule will be। अगर हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फॉर द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के टर्म में बात करें तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी एसोसिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी एसोसिएटेड पर यूनिट मॉलिक्यूल पर यूनिट डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी E विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ KB इंटू टी। अदरवाइज आप जानते हैं यहाँ पे एनर्जी लिख सकते हैं म्यू, जहाँ पे म्यू क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू F इंटू KBT बाई 2, या फिर इसी को NFRT बाई 2 ऐसा आप जानते हैं, जहाँ पे N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, म्यू क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, R गैस कांस्टेंट, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। अगर गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पे तो टेम्परेचर देखिए सेम है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है, और दोनों का जो नेचर है यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों कैसे हैं डायटोमिक, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर डायटोमिक। तो यहाँ पे इट मीन्स जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर यहाँ मॉलिक्यूल होगा वो रिमेन सेम, तो रेशियो बनेगा आपके पास 1:1, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, (168) Bulk modulus of water is 4 × 10⁹ Newton per meter square. Change in pressure required to increase density of water by 0.2% is। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो बल्क मॉडुलस होता है B विल बी इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा V बाई V, चूँकि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है और जिसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं उसी का रेशियो कहलाता है आपका बल्क मॉडुलस। देखिए एक चीज़ हम लोग और जानते हैं यहाँ पे, सिंस वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी कि डेल्टा V बाई V को लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा रो बाई रो, क्या यहीं पे लिख सकते हैं डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा डेल्टा P किसके बराबर होगा, तो डेल्टा P विल बी इक्वल टू डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो। बल्क मॉडुलस दे रखा है 4 × 10⁹ इंटू डेल्टा रो बाई रो दे रखा है आपको 0.2%, तो बाई 100 लिख लिए। तो ये देखिए ऊपर चला गया, ये 3 है तो ये आ गया आपके पास 8 × 10⁶, ये मिलेगा आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज डेल्टा P, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट, (169) क्वेश्चन नंबर
इन द फिगर ए कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज, तो मान लेते हैं कि इसका कैपेसिटेंस यहाँ पे C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। देखिए अगर हम लोग C1 C2 के टर्म में बात करें तो यहाँ पे C1 C2 के लिए एरिया A/2 सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए सेपरेशन को डिवाइड कर रहे हैं D/2, तो इट मीन C1 C2 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा सीरीज में। और फिर वहीं C3 के लिए बात करें तो जो भी इसका इक्विवेलेंट आएगा उसके लिए सेपरेशन सेम है, एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो आ जाएगा पैरेलल में। क्योंकि जब भी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और एरिया अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जहाँ पे अगर हम लोग C1 की बात करें तो C1 का वैल्यू क्या दिखेगा आपको, C1 विल बी इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A/2 डिवाइडेड बाई D/2 विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। C2 की बात करें कैपेसिटर, C2 विल बी इक्वल टू K टाइम्स दैट इज 3K इंटू एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई सेपरेशन भी है D/2, तो ये आ गया 3K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अब यहाँ पे इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है पहले उसको लिखते हैं, सो C डैश विल बी इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 विल बी इक्वल टू C1 का वैल्यू यहाँ पे K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इसको ऐसा लिख लिए, और ये दिखा आपको 3K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D डिवाइडेड बाई, दोनों को जब सम करेंगे तो ये आ जाएगा 4K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। एक इससे कट हो गया, K से K कट हो गया, ये पूरा इससे कट हो गया, तो आपके पास मिला ये 3/4 टाइम्स ऑफ K इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ये हम लोग लिख लिए यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट। C3 की बात करें तो C3 आपके पास कितना है, तो C3 विल बी इक्वल टू K टाइम्स, तो यहाँ पे 6K है इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एरिया इसका दे रखा है A/2, जबकि सेपरेशन कितना हो गया D, 2 से ये कट हो गया तो ये आ गया 3K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, ये है C3। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट की बात करें तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C डैश, और ये C3 के साथ में आ गया पैरेलल में। C डैश का वैल्यू देखिए 3/4 है, C3 के केस में यही +3 हो गया, बाकी रेस्ट यहाँ पे K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D दोनों से कॉमन निकाली है, तो देखिए ये मल्टीप्लाई हुआ 12 ये आ गया 15 डिवाइडेड बाई 4 K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, दैट इज द इक्विवेलेंट। तो ऑप्शन दिखा हम लोगों को फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, wavefront is the locus of all points where the particle of the medium vibrate with the same phase। ये तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये फेज अगर सेम होगा तभी यहाँ पे वेवफ्रंट का कॉन्सेप्ट आएगा, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, 171, द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर इज 12 वोल्ट। वोल्ट मीटर का रेंज 12 वोल्ट है एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 60 ओम। टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 30 वोल्ट, हाउ मच रेजिस्टेंस इज टू बी एडेड। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे करंट कितना होगा, 12 वोल्ट अगर इसका रीडिंग है और साथ साथ में उसका रेजिस्टेंस अगर दे रखा है 60 ओम, तो करंट पहले पता कर लेते हैं फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। तो करंट I विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। जैसे यहाँ पे V का वैल्यू लिखे तो V आ गया 12, R दे रखा आपको 60 ओम के बराबर, तो ये आ गया 1/5 दैट इज 0.2 एम्पियर के बराबर। अब बोल रहा है यहाँ पे कि वोल्ट मीटर, चूंकि हम लोग जानते हैं गैल्वेनोमीटर की हेल्प से वोल्ट मीटर को कन्वर्ट करते हैं तो सीरीज में एक रजिस्टर को ऐड करते हैं, तब ये कॉम्बिनेशन आपका कहलाता है वोल्ट मीटर। यहाँ पे कैपिटल R हाई वैल्यू रजिस्टर ऐड करते हैं। तो अभी हम लोग ये पता कर रहे हैं कि इस IG के अबाउट कितना यहाँ पे करंट जाए, तो वो आ गया 0.2, चूंकि वोल्ट मीटर की रेंज आपको दे रखा है। नाउ अब यहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे रीडिंग चेंज किया, करंट सेम रखा तो रेजिस्टेंस बदलेगा, तो I विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे न्यू लिख ले रहे हैं, चूंकि यहाँ पे न्यू आ गया तो इसको भी न्यू लिख ले रहे हैं, न्यू वैल्यू I रिमेन सेम दैट इज 0.2, चूंकि सीरीज में तो करंट यहाँ पे क्या होगा सेम, तो V न्यू यहाँ पे दे रखा आपको 30 वोल्ट डिवाइडेड बाई R ऑफ न्यू विल बी इक्वल टू 0.2, तो मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ से R न्यू आ गया आपके पास विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 0.2, तो यह आ गया 150 ओम के बराबर न्यू रेजिस्टेंस। पहले से मौजूद रेजिस्टेंस कितना है 60, तो एडिशनल कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एडिशनल रेजिस्टेंस
एडिशनल रेजिस्टेंस कितना ऐड करें कि इसका रीडिंग बदल कर ऐसा हो जाए। तो यहाँ पे सबसे आपके पास आया न्यू रेजिस्टेंस, पहले से यहाँ पे मौजूद जो यहाँ पे ट्रू वैल्यू था, मतलब जो शुरू वाला था, ट्रू वैल्यू मतलब जो पहला इनिशियल वैल्यू था वो लिख रहे हैं हम लोग। तो ये वैल्यू दे रखा है आपके पास 150 और ये आपके पास है 60 ओम, तो ये मिलकर हो गया 90 ओम। लेकिन उसको आप किस में जोड़ेंगे, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्षणिक तरीके से बिहेव करेगा। वोल्ट मीटर है तो उसको किस में जोड़ेंगे हम लोग, सीरीज में, तो 90 ओम इन सीरीज, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट 172 question number. Force acting on a particle varies with displacement x as shown in figure. The work done by this force on the particle from x is equal to 0 to x is equal to 10, यानी कि 0 से लेकर 10 के बीच में आपसे पूछा गया कि वर्क डन क्या होगा। फोर्स यहाँ पे देखो पोजीशन के साथ वैरी कर रहा है। अगर फोर्स पोजीशन के साथ वैरी कर रहा है तो वर्क डन के लिए लिखेंगे हम लोग F इंटू डी एक्स के बराबर। और जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आया, ग्राफ दे रखा है तो इंटीग्रेशन बताता है एरिया के बारे में, तो हम लोग यहाँ पे पता करेंगे एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये पता करेंगे। फोर्स बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसको हम लोग माइनस लिखेंगे एरिया में, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको हम लोग प्लस लिखेंगे। यानी कि वर्क डन पता करने के लिए कंप्लीट एरिया, तो एरिया यहाँ पे मान लेते हैं इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे A1 प्लस A2 माइनस हाफ A3, चूँकि एक्स एक्सिस के नीचे है। तो यहाँ पे एरिया की बात की तो ये हो गया रेक्टेंगल, तो L इंटू बी, तो 15 इंटू 6, क्योंकि 6 माइनस 0 6 आ गया, प्लस अब यहाँ ट्रायंगल दिख रहा तो हाफ लिखे, बेस है आपके पास 8 माइनस 6 इंटू हाइट आपको दे रखा है यहाँ पे 15 और माइनस ये भी आपके पास ट्रायंगल है तो हाफ, बेस यहाँ पे लिख रहे हैं 10 माइनस 8 के बराबर इंटू हाइट आपको दे रखा है यहाँ पे 15। तो देखिए यहाँ पे ये भी 2 से 2 कट हो गया, ये भी 2 से 2 कट हो गया, ये हो गया आपके पास 90 प्लस 15 और ये आ गया आपके पास माइनस 15, तो दिखा आपको 90 जूल के बराबर, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट 173 question number. A body of mass m attached to a thread is revolved along a vertical circle of radius r. If its velocity at the topmost point of the circle is v, the tension of the thread at the instant will be. किसी इंस्टेंट पे पूछ रहा आपसे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे पूछ रहा, अगर वहाँ पे वेलोसिटी v है तो पार्टिकल का मास m, तो इसके सबसे लगने वाला फोर्स होगा mg, सेंटर की तरफ ही लगने वाला यहाँ पे टेंशन फोर्स T होगा। तो इन दोनों फोर्सेस का सम जो सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा तो T प्लस mg मिलकर प्रोवाइड कराएंगे इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mv स्क्वायर बाई r। तो टेंशन यहाँ से आ जाएगा आपके पास mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r माइनस mg, किसी इंस्टेंट पर दिखेगा तो ये ऑप्शन आपको दिखा है mv स्क्वायर बाई r माइनस mg, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट 174 क्वेश्चन नंबर. द हाइट एट विच द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g by 25, जहाँ पे g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर पूछा, जहाँ पे कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो g डैश का वेरिएशन किसी भी हाइट पे हम लोग जानते हैं, तो g डैश विल बी इक्वल टू gm डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर किसी भी हाइट पे, या g टाइम्स ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, चूँकि हम लोग जानते हैं कि gm को gr स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो g डैश का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है g बाई 25, g बाई 25 विल बी इक्वल टू g टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। तो g से g कट हो गया, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं r डिवाइडेड बाई r प्लस h, दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायरिंग किए तो ये कितना बच, स्क्वायरिंग हटाए यहाँ पे रूट लिए तो वैल्यू कितना आ गया 1/5, क्योंकि 25 को 1/5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 5r विल बी इक्वल टू r प्लस h, तो h का वैल्यू यहाँ से आ गया 4r के बराबर, तो ऑप्शन दिखा हम लोगों को फर्स्ट। नेक्स्ट 175 क्वेश्चन नंबर.
175. In a series LCR circuit, voltage drop across resistance is 6 volt and across inductor is 16 volt and across capacitor is 8 volt. Then voltage drop across each element will be less than the applied voltage. सबसे पहले यहाँ पे पता कर लें कि applied voltage क्या हो जाएगा, तो V will be equal to अंडर रूट, जानते हैं सीरीज LCR सर्किट में लिख सकते हैं इसको VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे अंडर रूट लिखे, VR का वैल्यू आपको दे रखा है 6 का स्क्वायर, तो इसको लिख लिया 6 का स्क्वायर बिकॉज 6 दे रखा है, प्लस VL आपको दे रखा है क्वेश्चन में 16 वोल्ट के बराबर, तो 16 लिखे और माइनस ये दे रखा है 8 के बराबर का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट 36 और 16 माइनस 8 तो 8 का स्क्वायर बचा, तो ये आ गया 64, तो ये हो गया अंडर रूट 100 के बराबर, जिसका वैल्यू आ गया 10 वोल्ट। अगर 10 वोल्ट आया तो ये हो गया टोटल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज LCR सर्किट, जिसका वैल्यू देखो स्मॉलर हो गया किससे, इंडक्टर से, और इंडक्टर का वैल्यू आपको दे रखा है 16 वोल्ट के बराबर। तो यहाँ पे जैसे ही 16 वोल्ट के बराबर हो गया तो पहला यहाँ पे देख रहे हैं वोल्टेज ड्रिवन अक्रॉस ईच एलिमेंट विल बी लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज, तो यहाँ पे रॉन्ग होगी क्योंकि एक के अबाउट तो 16 वोल्ट ज़्यादा है, दो के अबाउट आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो सेकंड लेकर चले, करंट ऑफ द सोर्स विल बी लीडिंग इन द सर्किट। अब देखिए इसके लिए पता करते हैं, अगर लीड कर रहा है यहाँ पे तो करंट नहीं लीड करेगा क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट बन गया, चूंकि इसका VL का जो वैल्यू है वो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा है, तो इंडक्टिव सर्किट है। और जैसे ही इंडक्टिव सर्किट बना तब उस केस में आप जानते हैं यहाँ पे अगर करंट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो वोल्टेज होगा VR इसके लॉन्ग, ये मिलेगा आपको VL, ये मिलेगा आपको VC, तो ये बन जाएगा इंडक्टिव। उस केस में ये ज़्यादा हुआ तो वोल्टेज जो है वो लीड करेगा करंट से, यानी करंट जो होगा वो लैग करेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो रहा है, तो इसका मतलब फोर्थ अपने आप गलत हो गया। अब देखना हम लोग को पावर फैक्टर को लेकर, तो पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर विल बी इक्वल टू cos फाई, जो कि होता है R/Z के बराबर, तो cos इंटू फाई लिखें, सीरीज में है तो करंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं I इंटू Z, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और जबकि ये हो गया टोटल वोल्टेज अक्रॉस द LCR, जिसको हम लोग पहले पता कर लिए, यहाँ पे आया था 10 वोल्ट, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर दे रखा है आपको 6 डिवाइडेड बाई ये दे रखा है 10, 2 से यहाँ पे डिवाइड किए तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाई 5, तो cos फाई यानी कि पावर फैक्टर का वैल्यू होगा 3/5। ये तभी आप बता पाएंगे जब यहाँ पे ये छोटा सा एक मिसप्रिंट हुआ, यहाँ पे होना चाहिए 3/5, तभी ऑप्शन आपका 3 दिखेगा। नेक्स्ट, (176) क्वेश्चन नंबर, इफ द मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री देन द स्पीड ऑफ लाइट इज इन शोन प्रिज्म विल बी। देखिए जानते हैं हम लोग स्पीड ऑफ लाइट सीन सबसे पहले जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू को लिख सकते हैं C/V के बराबर, तो स्पीड ऑफ लाइट पता करने के लिए फॉर द गिवन मीडियम तो C/म्यू लिख सकते हैं। अगर म्यू मिल जाए तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, तब उस केस में मिनिमम डेविएशन के केस में जानते हैं म्यू को लिख सकते हैं इन केस ऑफ प्रिज्म तो A प्लस डेल्टा ऑफ मिन डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A/2, जहाँ पे A एंगल ऑफ प्रिज्म है तो साइन लिखे यहाँ पे, A चूँकि 60 डिग्री दे रखा है तो ये 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिन भी 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई इसको लिख लिया साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया आपके पास साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई ये आ गया साइन ऑफ 30 डिग्री, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/2, तो ये आ गया √3 के बराबर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, C कितना होता है आपके पास 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई √3, 3 से ऊपर नीचे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ये बन गया √3 टाइम्स ऑफ 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन हो गया आपका सेकेंड। नेक्स्ट, (177) क्वेश्चन नंबर, द फेज डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन इट। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे फ्लक्स की बात करें तो पहले फाई भी लिख सकते हैं B.A इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू BA इंटू कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF की बात करें तो इंड्यूस्ड EMF E विल बी इक्वल टू -d∅/dt, जिसको -d/dt ऑफ
बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन और बाहर माइनस साइन लगा हुआ, तो ये आपको मिलेगा बी ए इंटू साइन ऑफ थीटा। एक यहाँ पे फ्लक्स में दिख रहा कॉस का टर्म, यहाँ पे आया साइन का टर्म, इन दोनों के बीच में फेज शिफ्ट कितना होता है 90 डिग्री का, तो फेज शिफ्ट आ गया आपके पास will be equal to 90 degree, that is pi by 2, तो ऑप्शन will be first. Next, (178) question. For a resonance tube, the air column for a first and second resonance differ by a 25.5 centimeter. The wavelength of the साउंड वेव इन द ट्यूब विल बी। देखिए हम लोग बात करें इन केस ऑफ रेजोनेंस कॉलम के लिए बात करें, रेजोनेंस ट्यूब कॉलम में, तो फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ तो L1 विल बी इक्वल टू मिलेगा कहाँ पे लैम्डा बाई 4 पे। ऐसे सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ हमेशा ऑड मल्टीपल, तो 3 लैम्डा बाई 4। थर्ड की बात करें तो 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 4, जिसमें एंड करेक्शन को नेग्लेक्ट करते हुए चल रहे हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 2 की बात किया है, तो यहाँ पे दे रखा डिफरेंस, तो लैम्डा ये L2 माइनस L1 विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4 माइनस ऑफ लैम्डा बाई 4 दैट इज 2 लैम्डा बाई 4 दैट इज लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से आपको लैम्डा मिल गया, लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। सारी वैल्यूज यहाँ पे दे रखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस इन रेजोनेटिंग लेंथ। वो आपको दे रखा है 25.5 सेंटीमीटर, तो विल बी इक्वल टू 51 सेंटीमीटर वेवलेंथ ऑफ साउंड, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, (179) question number. The energy released by the fission of one uranium atom is 200 mega electron volt. The number of fission per second required to produce 1600 watt power. तो देखिए हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो नंबर ऑफ फिशन पर सेकेंड की बात करें तो ये होगा पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी। पावर आपको दे रखा है 1600 वाट, एनर्जी की बात करें दे रखा है 200 मेगा है तो इसको 10 टू द पावर 6 लिखे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई, तो यही स्मॉल n विल बी इक्वल टू आएगा आपके पास 5 इंटू 10 टू द पावर 13 के बराबर, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 180. A particle with charge q is moving along a circle of radius 2r with uniform speed 2v। यानी एक चार्ज पार्टिकल है जो किसी सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस 2r स्पीड 2v से रोटेट करना शुरू किया। द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट म्यू विल बी, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो म्यू विल बी इक्वल टू आई इंटू ए के बराबर। यानी आपको चाहिए क्या, इस चार्ज पार्टिकल के रोटेट करने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसका एक्सप्रेशन। अगर हम लोग करंट की बात करें तो करंट विल बी इक्वल टू आई विल बी इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और वही चार्ज को रोटेट करने के लिए सर्कुलर पाथ में टाइम को लिखेंगे टाइम पीरियड से, तो ये क्यू लिख लिए। ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस, यानी कि 2 पाई आर टाइम पीरियड, 2 पाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 2r डिवाइडेड बाई स्पीड क्या है 2v के बराबर। तो देखिए यहाँ से ये वैल्यू कितना आ गया qv डिवाइडेड बाई 2 पाई r के बराबर, बिकॉज 2 से 2 एक कट हो गया और v ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। जैसे करंट मिला तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, दिखा हम लोगों को qv डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू आर, और एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन r का वैल्यू दे रखा है 2r के बराबर, तो पाई से पाई कट हो गया, 2 से एक 2 कट हो जाएगा, तो ये वैल्यू, और r से एक r कट हो गया, तो ये वैल्यू दिखा आपको 2q इंटू v इंटू आर के बराबर, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, तो ये था आज आपका डिस्कशन। आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे मिल रहे हैं जो फार्मूला बेस होता है। अगर हम लोग अपने फार्मूला को पर्टिकुलर हर वक्त अगर इसको रिवाइज करते रहें, डेली रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन ही बेस होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने का, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।